Welcome to the future of farming. Organic farming. प्रस्तुत है बायोफिट। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, बायो इमल्सिफायर, बायो पेस्टिसाइड्स और कैटल फीड जैसे जैविक प्रोडक्ट्स की एक श्रेष्ठ रेंज। भारत में 10 लाख से भी अधिक किसानों का विश्वसनीय बायोफिट फसलों पर लगने वाले खर्चों को कम करते हुए पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। बायोफिट कृषि, फायदेमंद कृषि। अधिक जानकारी के लिए www.netsurfnetwork.com पर लॉगिन करें। नमस्कार। तो आज हम शुरुआत करते हैं बायोफिट के बारे में, जानकारी कैसे और हमारे प्रोडक्ट क्या है इस बारे में। तो इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैविक खेती जो हम लोग आए दिन सुनते हैं, आए दिन हम लोग बात करते हैं, तो ये जैविक खेती क्या होती है। तो बहुत बार जब किसानों से बात होती है तब हमें पता चलता है कि जैविक खेती करना यानी हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग करना, पर असल में ये फार्मिंग करना आज के तारीख में, आज के समय पॉसिबल है क्या। क्योंकि अगर हम बात की जाए जैविक खेती में, सबसे पहली चीज आती है कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में गोबर खाद इस्तेमाल करना, बाकी की सारी चीजों का इस्तेमाल करके हमें नेचुरली फार्मिंग करना। पर आज हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के पास में इतनी गाय, इतनी भैंसें बची ही नहीं है ताकि वो जैविक खाद यानी जो FYM है वो बनाकर हमारे खेतों में डाल सके। तो हम लोग जैविक खेती कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हमने भारत भर किसानों से बात की, उनसे पूछा, तो उनके सामने तरह तरह की समस्याएं आज देखने मिलती है। सबसे पहली समस्या की बात करें तो वो है आज दिन ब दिन हमारा खर्च बढ़ रहा है। अब ये खर्च क्यों बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने आज तक ये नहीं समझा कि हमें कितनी मात्रा में कौन सी चीज डालनी है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। दूसरी चीज पूछी जाए तो उत्पादन क्षमता। आज अगर हम बात करें भारत की तो 70% आबादी ये कृषि के ऊपर निर्भर है, और इसको अगर आगे बढ़ाना है, इसको डेवलप करना है, तो हमारे सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। तो अब ये पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग आज ना जानते हुए भी केमिकल खाद का, केमिकल दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से मात्र हमारा दिन ब दिन खर्च बढ़ रहा है, पर उत्पादन क्षमता जितनी चाहिए उतनी हमें नहीं मिल पा रही। उसके बाद में हम लोगों ने किसानों से और बात की और आपको क्या समस्याएं देखने मिलती है, तो उनमें से सबसे कॉमन चीज उन्हें उभर के आई वो है कि आज हमारे खेतों की जो उपजाऊ क्षमता है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो क्यों कम हो रही है, तो सबसे पहली चीज हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कहा गया था कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चाहिए, हमें अच्छी फसल चाहिए और हमारी मिट्टी ये अच्छी बनी रहनी चाहिए, उसके लिए एक समान मात्रा में हमें केमिकल और ऑर्गेनिक जितनी भी चीजें उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। पर आज हमारे बीच में एक जंग छिड़ गई है। अगर मेरे पड़ोस का किसान 1 बोरी DAP डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, तो मुझे 2 बोरी डालना है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारे जमीन की उपजाऊता कम होती जा रही है और हमें देखने मिल रहा है कि आज हमारी जो धरती माँ है वो सख्त हो गई है। तो इन्हीं सभी चीजों के ऊपर हम लोगों ने काम किया और ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ के निकाले जो आने वाले समय में हर एक किसान भाई जब इस्तेमाल करेगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उनका खर्च कम हो जाएगा। अगर मैं जैविक खेती की बात करूं, आज किसी भी किसानों से अगर बात की जाए, उन्हें पूछा जाए कि जैविक खेती करना यानी क्या करना हुआ, तो सबसे पहले चीज बोलते हैं सर गोबर खाद डालना है, बिना केमिकल की खेती करना है। पर यह संभव है क्या, ये प्रश्न आज हमारे सामने सबसे बड़ा है। तो नेटसर्फ ने क्या किया, अपने 16 साल रिसर्च करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन तो देंगे ही, साथ ही साथ आपकी मिट्टी, हवा, पानी और आपके उत्पादन को अच्छा बनाने में मदद करेंगे। तो हम एक एक करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे और समझेंगे कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं और आपको आने वाले समय में ये ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें हम, तो हमारा जो प्रोडक्ट है स्टीम रिच। स्टीम रिच क्या है, या हमारी जो पूरी बायोफिट प्रोडक्ट रेंज है उसमें कौन सी प्रोडक्ट आती है।
तो अगर हम लोग क्रॉप केयर की बात करें तो हमारे पास में सबसे पहली प्रोडक्ट है स्टीम रिच, दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास एनपीके, तीसरा बायो 95 कॉन्सेंट्रेट, उसके बाद में हमारे पास में शेक और आखिरी प्रोडक्ट है रैपअप। एक एक करके इन सारी प्रोडक्ट्स की जानकारी उत्पादन बढ़ सके। तो सबसे पहले हमारे सामने जो समस्या आती है उसे हम लोग कहते हैं कि आज हमारा उत्पादन जितना चाहिए उतना बढ़ नहीं पा रहा। अब ये उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा, इसकी कारण क्या है? तो हम लोगों ने किसानों से वापस बात की, उनसे पूछा कि आप जो बीज खरीदते हो, कितने लोगों ने उस बीजों के ऊपर एक जर्मिनेशन परसेंटेज यानी उस बीजों की उगम क्षमता लिखी होती है, वो कितने लोगों ने पढ़ी? बहुत बार किसान बोलते हैं 60%, कोई बोलता है 70%। तो अगर 70% उस बीजों की जो उपजाऊ क्षमता है, अंकुरित होने की क्षमता है, तो हमें देखने मिलता है कि हम कितने बीजों के पैसे दे रहे हैं। तो हम लोग 100 बीजों के पैसे देते हैं और मात्र हमें 70 छोड़ ही मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पहले ही स्टेज में 30% का नुकसान हो जाता है। अब अगर मैं पूछूं ये नुकसान कितने भाइयों को कम करना होगा, तो हर कोई बोलता है हमें कम करना है। तो ये अब कम कैसे किया जाता है? जिस समय हम लोग स्टीम रिच का सीड ट्रीटमेंट करते हैं यानी बीजों का उपचारण करते हैं, उस समय क्या होता है कि ये जर्मिनेशन परसेंटेज को स्टीम रिच ये 98% तक लेकर जाता है। अब ये अंकुरीकरण होता कैसे है? आपने हर बार देखा होगा कि हर एक बीजों के ऊपर एक अपना कवच होता है, एक अपना आवरण होता है। जिस समय ये आवरण खुलेगा उस समय ही बीज अंकुरीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत बार देखा जाता है कि ये सीड कोट अच्छी तरह से खुल नहीं पाते और चाहिए वैसा जर्मिनेशन नहीं मिल पाता। इसीलिए हम लोगों ने स्टीम रिच में क्या किया कि सारे के सारे अमाइनो एसिड, जो 26 तरह के अमाइनो एसिड्स है, वो सारे के सारे हम लोगों ने स्टीम रिच में दिए ताकि अंकुरीकरण क्षमता ये 98% तक बढ़ जाए और आपको एक अच्छा उत्पादन मिले। और जो आपका होने वाला नुकसान था 30% का, वो मात्र 1-2% पर आकर रुक जाए। जब आप पहली बार स्टीम रिच इस्तेमाल करते हो तो इस तरह से आपका जो होने वाला खर्च है, सबसे पहले तो स्टीम रिच कम करने में मदद करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो स्टीम रिच आपके उत्पादन जो पौधे हैं उसकी क्षमता बढ़ाता है। अभी ये क्षमता बढ़ती कैसे है? बहुत बार किसानों से हम लोग पूछते हैं कि किस तरह हमारे जो पेड़ होते हैं, 2 तरह की जड़ें होती है। एक होती है टैप रूट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कि पानी शोषण करने वाली जड़ें, और दूसरी जड़ें होती है सफेद रंग की सफेद तंतु मूलियां। इनका काम होता है कि मिट्टी में से अधिक मात्रा में सारे के सारे पोषक तत्व खींचकर उस पौधे को सशक्त बनाए ताकि आने वाले समय में वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए काम करे। हम देखते हैं अगर ये सफेद जड़ों की संख्या कम होगी तो मॉर्टेलिटी के रेशियो ये बढ़ते हैं और हमें चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता। साथ ही साथ हमारा खर्च बढ़ता है क्योंकि वापस हमें सोइंग करना पड़ता है, वापस हमको प्लांटेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा खर्च सिर्फ बढ़ता है। तो जब हम स्टीम रिच का पहला स्प्रे करते हैं उस समय क्या होता है कि जड़ों का विकास ये बहुत अच्छी तरह से होता है और मिट्टी में से सारे के सारे पोषक तत्व जैसे NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये अधिक से अधिक मात्रा में खींच दिए जाते हैं जो आने वाले समय में उस पौधे को सशक्त बनाते हैं और ज्यादा उत्पादन देने के लिए वो तैयार होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो स्टीम रिच आपके शाखाओं का विस्तार अच्छा करता है और एक सीधा सा सिद्धांत माना जाता है कि जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, उतने ज्यादा आपको फूल मिलेंगे और जितने ज्यादा फूल मिलेंगे उतना अच्छा आपका उत्पादन होगा। अगर एक उदाहरण तौर पे मैं बात करूं तो एक आम का पेड़ अगर लिया जाए तो उसके ऊपर हमें करोड़ों फूल मिलते हैं, पर हमें आम कितने मिलते हैं? बहुत बार बोलते हैं 1000, कोई बोलता है 2000, कोई बोलता है 5000, पर बाकी के फूलों का हुआ क्या? जब भी हम लोगों ने झड़े हुए फूल देखे हैं तो उसकी जो पीछे की टिप होती है जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं, वो सबसे पहले तो काला होकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो नेटसर्फ ने वापस रिसर्च किया, सोचा कि इसके पीछे सच में कारण क्या है जिसकी वजह से हमें यह सब समस्याएं देखने मिल रही है। तो हम लोगों ने ढूंढ के निकाला कि ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होने लगती है तब ये फूल छोड़ों से गिरकर नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। तो हम लोगों ने वापस रिसर्च किया और इस ऑक्सीजन को नेचुरल
सोर्सेस से ढूंढ कर निकाला और स्टीम रिच में आपको दिया है। और जिस समय आप स्टीम रिच का इस्तेमाल करते हो उस समय हमें देखने मिलता है कि ये फूलों को की झड़ने की जो प्रोसेस है उसको कम कर देता है, उसकी प्रक्रिया को कम कर देता है और आपको अधिक से अधिक फूल मिलते हैं। और सीधा सा सिद्धांत जैसे हम लोगों ने देखा था, जितने ज्यादा फूल होंगे उतने ज्यादा फल हमको मिलते हैं। तो इस तरह से स्टीम रिच आपके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी क्वालिटी। हर कोई आज बात करता है कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, सब्जियां अच्छी दिखनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग तरह तरह के आजकल प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सेब की बात ले लूं तो उसके ऊपर हम वैक्स लगाते हैं ताकि वो चमकीला दिखे, ज्यादा अच्छा दिखे और हमें बाजार में उसका अच्छा भाव मिले। पर ये सब चीजें पहले होती थी क्या? जब हमारे दादा परदादा खेती करते थे, किसानी करते थे, उस समय ये चीजें होती थी क्या? पहले तो सभी यही था। पर उस समय एक चीज हमेशा देखी जाती थी कि आप जिस तरह का उत्पादन इस्तेमाल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, वो उसके क्षमता को पूरा कर सकता था। पर आज हमारे मिट्टी में वो सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होने के कारण हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो हम लोगों ने स्टीम रिच में और चीजें की, फॉलिक एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, इनको इस अनुपात में मिलाया ताकि आने वाले समय में वो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन ले सके। अगर मैं गेहूं की बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग गेहूं खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे कि गेहूं दिखता कैसे है, कैसे खरीदना चाहिए, उसका एक पैरामीटर क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि गेहूं जितना गेहुआ होगा, उसका रंग जितना अच्छा डेवलप हुआ होगा, दाना जितना अच्छी तरह से भरा हुआ होगा, उतना वो क्वालिटी में अच्छा है, उसको उतना अच्छा दाम मिलता है। अगर मैं फल और सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों के पत्ते जितने ज्यादा चौड़े होंगे उसमें हरेपन, जो हम क्लोरोफिल परसेंटेज बोलते हैं, वो जितना ज्यादा होगा उतना वो अच्छा उत्पादन है। तो स्टीम रिच क्या करता है कि आपके जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, जिस वजह से जब कोई भी किसान भाई ऐसा उत्पादन लेके बाजार में जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दाम मिलने में मदद मिलती है और अल्टीमेटली किसानों का फायदा होता है। अभी ये स्टीम रिच को इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला स्टेज होता है बीज उपचारण। तो ये बीज प्रक्रिया, बीज उपचारण किया कैसे जाता है? तो हमें क्या करना है कि 1 ml स्टीम रिच लेकर 1 लीटर पानी के साथ में मिला देना है। और जो भी आपके बीज है जिनका आवरण सख्त है, जैसे कि हमारे गेहूं हो गए या फिर बाकी की चीजें होगी जिनका, या फिर चावल हो गए, उसका जो आवरण होता है, जिसका जो कवच होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, जिसकी वजह से वो खुलता नहीं है। तो जो बीजों का सख्त, जो ऊपर का आवरण है, जो कवच है वो सख्त है, उसे हमें 10 से 15 मिनट तक के उसमें डुबोकर भिगोकर रखना है। और उसके बाद में उसको अच्छी तरह से छांव में सुखाकर हम लोग बोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमको देखने मिलता है आपका जर्मिनेशन परसेंटेज ये 98 तक चला जाता है। अभी बाकी के बीजों का क्या? तो जैसे कि मूंगफली हो गई, जो बीजों का आवरण, जो कवच है वो पतला है, जैसे मूंगफली हो गई, इसके ऊपर हमें स्टीम रिच का हल्के हाथों से स्प्रे करना है। मात्रा हमें समान लेनी है, 1 ml स्टीम रिच 1 लीटर पानी में, और उसके ऊपर स्प्रे करके उसे अच्छी तरह से हमको सुखा के रख देना है छांव के अंदर, और उसके बाद में उसको बोने के लिए इस्तेमाल करना है ताकि आपको अच्छा जर्मिनेशन मिले। उसके बाद में जो दूसरी स्टेज होती है जिसे हम लोग कहते हैं 3 to 4 लीफ स्टेज, इस अवस्था में सफेद जड़ों का विकास शुरू होता है। और देखने मिलता है कि इस अवस्था में अगर सफेद जड़ों का विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ तो वो पौधा वहां पर अच्छे से फल फूल नहीं पाता है। तो जिस समय हम लोग पहला स्प्रे करते हैं 4 से 5 पत्तियां आने पर, ये सफेद जड़ों का विकास अच्छा करता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए वो पौधा सशक्त होता है। एक उदाहरण बोलूं तो हम लोगों ने अपने घर बनाए हुए, घर बनाते वक्त सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या की थी कि हमारी नींव हम लोगों ने मजबूत की थी, ताकि वो इमारत उस जगह पे एक जैसी लगातार बनी रहे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा समय तक वो काम आए। उसी तरह से जब आप स्टीम रिच का पहला स्प्रे करते हो उस समय ये जड़ों का विकास अच्छा करता है, उसको सशक्त बनाता है, और वो पौधा आने वाले समय में आपको ज्यादा उत्पादन देने के लिए सक्षम बनता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं
कि जब आपने पहला स्प्रे किया उससे 20 से 22 दिन बाद में स्टीम रिच का दूसरा स्प्रे होना जरूरी है, क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी शाखाओं का विस्तार होने की पूरी प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। और एक जो हम लोगों ने सिद्धांत देखा था, शाखाओं जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा हमें फूल मिलेंगे, और जितने ज्यादा फूल मिलेंगे उतना ज्यादा हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो स्टीम रिच को इस अवस्था में जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो टहनियों का विकास अच्छी तरह से होता है और वो पौधा अच्छी तरह से फूल पैदावार करने में सक्षम बनता है और आपको ज्यादा इफेक्टिवली प्रोडक्शन मिलता है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं जब फूल धारणा होती है, या फिर अगर गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो जब आपकी बालियां तैयार होती है उस समय हमें स्टीम रिच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिस समय हम लोग स्टीम रिच का इस्तेमाल करते हैं उस समय क्या होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पेड़ों के तने में जमा हुआ है वो पूरा का पूरा ऊपर की ओर बढ़ के आपके फूल और आपके अनाज की तरफ बढ़ता है और उसको अच्छी तरह से भरने में मदद करता है। उसके बाद में जो आखिरी स्प्रे है वो हम लोग बोलते हैं जब फल धारणा होती है, जब फूल ये फलों में रूपांतरित होते हैं, अनाज जब बढ़ता है उस समय में करना है। अनाजों की अगर बात की जाए तो एक मिल्किंग स्टेज आती है, यानी अगर आप बालियों को दबाए तो उसमें से सफेद रंग का एक द्रावण बाहर निकलता है। अगर हम लोग इस अवस्था में स्टीम रिच का इस्तेमाल करते हैं तो हमें देखने मिलता है कि ये ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ते हैं, उसमें नेचुरली सारे के सारे तत्व जमा हो जाते हैं, उसका रंग अच्छा आता है, और जब आप ऐसा उत्पादन लेके बाजार जाते हो तो आपको ज्यादा अच्छा आमदनी भी होती है। अभी स्टीम रिच का डोज क्या? आज सारे के सारे लोग स्टीम रिच बेचते हैं, पर हम लोग एक चीज हमेशा बोलते हैं कि स्टीम रिच का जो डोज है वो साफ तौर पे कहिए, क्योंकि अगर जिस समय आप डोज साफ तौर पे कहते हो 99% रिजल्ट वहीं पर आ जाते हैं, आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो हम लोग स्टीम रिच के बारे में कहते हैं कि 1 लीटर पानी में आपको 1 ml स्टीम रिच इस अनुपात में, इस मात्रा में इस्तेमाल करना है ताकि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। अभी स्टीम रिच इस्तेमाल करते समय 2 चीजों का हमेशा से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, किसी भी केमिकल दवाई के साथ में स्टीम रिच को मिलाना नहीं है। अगर हम लोग किसी भी दवाई के साथ में अगर स्टीम रिच को मिलाते हैं तो स्टीम रिच की कार्य क्षमता ये गड़बड़ हो जाती है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। और अगर हमको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्टीम रिच को किसी भी दूसरी दवाओं के साथ में इस्तेमाल ना करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हर एक किसान के पास में मात्र एक ही पंप होता है जिससे वो केमिकल दवाइयां भी स्प्रे करता है, या फिर आपकी जो ऑर्गेनिक दवाइयां है वो भी स्प्रे करेगा, या स्टीम रिच भी उसी के साथ में उसी में स्प्रे करेगा। तो जब भी हम लोगों को कोई भी स्टीम रिच का स्प्रे करना हो उस समय स्टीम रिच का इस्तेमाल करें ताकि उसके कोई भी रिएक्शन ना हो और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सके। अगर अभी हम लोग बात करेंगे बायो 95 के बारे में, आज जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है वो है कि आज दिन ब दिन हमारा खर्च बढ़ रहा है। अब ये खर्च बढ़ा क्यों? हम लोगों ने बहुत सारे किसानों से मिले, बात की, उनसे हर बार पूछा कि जब आप दवाइयां खरीदते हो बाजार से, वो फिर वो इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड्स हो, कुछ भी हो, कितने लोगों ने उसका लेबल पढ़ा? वो बोलते हैं हाँ सर पढ़ा, उस पे ऐसे पॉइजन लिखा होता है, पर एक चीज उस पे और लिखी होती है और वो होता है ये दवा पेट्रोलियम बेस है, यानी इस दवा में तेल का अंश है। अभी एक सादा सा प्रश्न है मेरा आपसे कि कभी भी तेल और पानी एक साथ में मिक्स हो पाया है क्या? तो जवाब आता है नहीं। इसीलिए आज जब किसान बाजार से दवाइयां खरीदते हैं, लाते हैं, हमारे खेतों में स्प्रे करते, तो देखने मिलता है खेतों के एक हिस्से में अच्छे रिजल्ट आते हैं, एक हिस्से में नहीं आते। जहां पे दवाई स्प्रे की है वहां पे रिजल्ट दिखते हैं, जहां पे सिर्फ पानी स्प्रे हुआ है वहां पे रिजल्ट हमें नहीं देखने मिलते। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो आपको आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से आपकी दवाई की कार्य क्षमता बढ़ा दे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जो क्या करता है, तेल और पानी की घनता को एक समान करके अच्छा मिश्रण देता है।
यानी आप जो भी दवाई लेते हो उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने का काम बायो 95 करता है। उसके बाद में इसका दूसरा काम है, ये आपको पत्तों के ऊपर दवाई को चिपकाए रखता है। जब आप स्प्रे करते हो तो आपको इस तरह का चित्रण देखने मिलता है। पत्तों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें तैयार होती है और उससे एक बड़ी बूंद होकर सारी की सारी दवाई जमीन में गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारा सिर्फ नुकसान हो रहा है। अगर ये नुकसान हमें कम करना है तो हमें बायो 95 का इस्तेमाल करना होगा। जिस समय हम बायो 95 का इस्तेमाल करते हैं उस समय क्या होता है, ये दवाइयों को पत्तों के ऊपर अच्छे से चिपकाए रखने का काम करता है, ताकि ये दवाई नीचे नहीं गिरती और हमारा होने वाला नुकसान कम होता है। आज अगर हम बात करें किसी भी किसानों से, तो उनसे हम पूछते हैं कि आपने कितने लोगों ने कीड़ों को पत्ते खाते हुए देखा? वो बोलते हैं सभी ने देखा। उनसे पूछा फिर कैसे खाते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो पत्ते जो होते हैं थोड़ा यहां से खाएंगे, थोड़ा सा इधर से खाते हैं, थोड़ा इधर से खाते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं। मेरा ये प्रश्न है, ऐसा वो क्यों करते हैं? आज हमें पता ही नहीं होता कि जहां पर दवाइयां गिरी हुई है, जहां पर दवाई है, सिर्फ वहां पर ही उन दवाइयों का असर होता है, उसका जो इफेक्ट होता है उसी जगह पे मिलता है। पर बायो 95 सिर्फ दवाइयों को पत्तों पे चिपकाता नहीं है, बल्कि उसको अच्छे से उन पत्तों के ऊपर फैलाता भी है। अगर ये फैलाना अच्छी तरह से हुआ तो कोई भी लूप होल नहीं बचता, कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती जहां पे कोई भी इंसेक्ट उसे खा सके। और इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये दवाई की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और आपके खेतों को सुरक्षा प्रदान करता है। अभी हम लोगों ने और एक प्रश्न पूछा कि ये जो कीड़े होते हैं ये कहां पर आते हैं, पत्तों के ऊपर के हिस्से में आते हैं या नीचे के हिस्से में? हर कोई बोलता है कि पत्तों के नीचे आते हैं, और हम लोग स्प्रे कहां करते हैं? पत्तों के ऊपर। तो अभी मेरा प्रश्न यह है, कीड़े आए हैं नीचे, हम लोगों ने स्प्रे किया है ऊपर, हमको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? इसके लिए हमको अभी नीचे से स्प्रे करना होगा। तो हर किसी को पता है कि ये मुमकिन नहीं है। तो अब इसे मुमकिन कैसे बनाया जाए? क्योंकि नेटसर्फ हमेशा सोचती है, समझती है, किसानों के हर प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करती है। तो हम लोगों ने एक चीज इसमें और दी, अंतर प्रवाह्य करने की क्षमता। हर एक पत्तों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसे स्ट्रोमेटा कहा जाता है, और इन स्ट्रोमेटा का काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अच्छी तरह से कर सके, और ये सिर्फ सुबह के समय थोड़ी देर के लिए ही खुलते हैं। पर बायो 95 में जो तत्व है वो क्या करते हैं, इन स्ट्रोमेटा उसको खोलकर पत्तों के ऊपर से लेके नीचे तक इस दवाई को लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कीड़े हैं उन तक ये दवाई पहुंच जाती है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और आपका जो नुकसान हो रहा है 25 से 30% का, वो कम होने में मदद मिलती है। अभी स्टीम रिच को इस्तेमाल कैसे करना है? जो हमारा प्रोडक्ट है बायो 95, इसको आप स्टीम रिच के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या और आप जो भी दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हो, फिर वो इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड्स हो या केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, अगर आप स्प्रे कर रहे हो, यानी जब भी किसान भाई अपने हाथ में पंप उठाता है उसे बिना बोले बायो 95 उसमें 5 ml डालना है, ताकि उसकी कार्य क्षमता बढ़ सके। क्योंकि हमारा जो पंप होता है वो 15 लीटर का होता है, तो 15 लीटर के अंदर हमें 5 ml जब बायो 95 डालेंगे तो ये दवाई को अच्छी तरह से घुलनशील बना देगा, साथ ही साथ ये दवाई की कार्य क्षमता बढ़ाएगा और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने में मदद होगी। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एनपीके के बारे में। क्या है एनपीके? आज हर कोई बात करता है नत्र स्फुरद पलाश। तो एनपीके यानी नत्र स्फुरद पलाश है क्या? सबसे पहले तो नहीं। हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो निसर्ग है इसके अंदर एक बहुत अच्छा वरदान हम लोगों को दिया था हमारे भगवानों ने, हमारे जो ये सृष्टि बनाई इसने उसने, कि किसानों के लिए 76% नाइट्रोजन फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना मूल्य उपलब्ध कराया था। पर और साथ में कुछ ऐसी मित्र जीवात हमारे खेतों में दी थी, हमारे निसर्ग में दी थी, जो आपको वो सारा का सारा नत्र खींच के, नाइट्रोजन खींच के आपके उत्पादन को बढ़ा सके। आपको किसी भी तरह के कोई भी यूरिया डीएपी डालने की जरूरत
ना पड़े। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं तो हम लोगों ने सभी ने जंगल देखा है। जंगल में एक बारिश होती है तो सारा का सारा जंगल हरा भरा हो जाता है। ये हमारे खेतों में क्यों नहीं होता? जब ये प्रश्न आप खुद से करते हो तब आपको पता चलेगा कि सच में ही ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ जितनी भी मित्र जीवात हमारी थी जो मिट्टी को नरम करती थी, जिसे हम लोग केचुए कहते हैं, वो भी दिन ब दिन कम हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो एनपीके है वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो आपको आने वाले समय में आपका रासायनिक खाद का खर्चा, उर्वरक का खर्चा कम से कम 40 से 50% तक कम कर सके। वो कैसे? जब आप एनपीके इस्तेमाल करते हो तो इसमें मौजूद जो एज़ोटोबैक्टर पीएसबी और पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये मित्र जीवात सबसे पहले तो आपके खेतों में चली जाती है और मल्टीप्लाई होती है। और ये क्या करती है, जो हवा में 76% नाइट्रोजन है उसे खींचकर जड़ों तक पहुंचाती है, जिसके वजह से नाइट्रोजन का खर्च आपका सबसे पहले तो कम हो जाता है। पी ये तत्व का गुणधर्म हमेशा से ये रहा है, ये दूसरे तत्वों के साथ में जुड़ जाता है और ये आपके पौधों के द्वारा शोषण नहीं हो पाता। तो इसे शोषण करवाने की प्रक्रिया, उसे उपलब्ध अवस्था में कराने की प्रक्रिया हमारा पी करता है। पी क्या करता है, वहां पर जाके जो तत्व पी के साथ में जुड़ गए हैं उसे दूर करके P2O5 इस अवस्था में लेकर आकर जड़ों के द्वारा उसका शोषण की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका पी का खर्चा कम हो जाता है। के जो ये तत्व है इसके बारे में अगर बात की जाए तो हमें देखने मिलता है कि इसका एक अजीब गुणधर्म है, इसे ऊपर रहना कभी पसंद नहीं है। कभी भी हम लोग के हमारी मिट्टी में देते हैं तो ये 1 मीटर नीचे जाकर बैठ जाता है, क्योंकि इसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा है। तो ये ज्यादा होने की वजह से हमको देखने मिलता है कि चाहिए वैसे हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो जो के है वो क्या करता है, जो नीचे 1 मीटर गया के है उसे खींचकर ऊपर की तरफ धकेलता है, और हमारी जो जड़ें होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 फीट की होती है, पर जो 3 मीटर की बात की जाए तो यानी 3 फीट के करीब करीब वो हो गया। तो ये 3 फीट जो नीचे गया हुआ के है उसको अच्छी तरह से खींचकर जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका होने वाला खर्च जो के पे है वो कम हो जाता है। अभी अगर बात की जाए तो एनपीके की जो बोतल है वो सिर्फ 500 ml की है। बहुत बार प्रश्न आता है कि इतनी छोटी बोतल में कितने मित्र जीवात होगी। तो मैं अगर बात करूं तो हमारे सिर्फ 1 ml के अंदर 10 लाख बैक्टीरिया जो कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे ही हम लोग उसे खेतों में डालते हैं 4 दिन के अंदर ये करोड़ों की संख्या में पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता ये बढ़ती है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने में काम करता है। और साथ ही साथ आपका केमिकल खाद का खर्चा कम से कम 40 से 50% तक कम करने में मदद करता है। अभी ये बात की जाए तो एनपीके इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है और इसका डोज क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एनपीके इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 ml N, 1 ml P, 1 ml K 1 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करने समय 2 चीजों का हमेशा हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि जब भी हम लोग एनपीके इस्तेमाल करें उस समय सबसे पहले तो जो भी कंटेनर में हम लोग एनपीके बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से धो ले और उसके बाद में ही एनपीके का सॉल्यूशन जो द्रावण है वो बना के हमें इस्तेमाल करना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी 4 दिन पहले और 4 दिन बाद हमारे खेतों में किसी भी तरह की फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक हो, पेस्टिसाइड्स हो या फिर हर्बिसाइड्स हो, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जब ये मित्र जीवात मल्टीप्लाई होती है और उस समय अगर आप कोई केमिकल डाल देते हो तो उनकी मल्टीप्लीकेशन होने की प्रोसेस, उनकी बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं कभी रुक जाती है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 4 दिन पहले और 4 दिन बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अभी एनपीके इस्तेमाल करने के कौन से तरीके हैं या फिर किस माध्यम से हम लोग एनपीके हमारे खेतों तक पहुंचा सकते हैं।
तो सबसे पहली मेथड यानी क्या, बहुत सारे किसान भाई आज गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। गोबर खाद अगर की बात की जाए तो अगर आपके पास में 1 टन गोबर खाद है तो उसके अंदर आपको 25 से 40 ml NP और K ये लेने का है। अगर आप 40 ml लेते हो तो उसके साथ में आपको 5 लीटर पानी लेना है और उस पंप में उसको अच्छी तरह से मिला देना है, जो हमारा सादा स्प्रे पंप होता है। और उस ढेर के ऊपर अगर हम लोग उसको स्प्रे कर दे तो देखने मिलेगा कि सुबह वो बहुत ज्यादा नरम हो जाता है, उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो हम कहते हैं कि ह्यूमस की खुशबू। जब पहली बारिश होती है तो वो एक बहुत धीमी धीमी मिट्टी की सुगंध आती है, उस तरह की सुगंध आने लगती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन्स है वो एक्टिवेट हो गए हैं। निसर्ग में का जितना भी नत्र है वो उस गोबर खाद में आकर जमा हो गया है। और जब आप ऐसी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने में मदद होती है। मेथड नंबर 2, जितने लोग नहरों से पानी भरते होंगे उन्हें क्या करना है कि एक अगर 200 लीटर का ड्रम लिया जाए, उसको एक नल लगा दिया जाए और क्या करना है, उसमें सॉल्यूशन जो तैयार किया है, अगर 200 लीटर का ड्रम है तो 200 ml N, 200 ml P, 200 ml के 200 लीटर पानी के साथ हमको मिला देना है और उसको एक नल लगवा देना है। और जब हम लोग नहरों से पानी जब हमारे खेतों में छोड़ते हैं उस समय उस नल को हल्के से खोल देना है, ताकि पानी के माध्यम से ये सारी की सारी मित्र जीवात आपके पूरे खेतों तक पहुंच जाए और आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे पाए। मेथड नंबर 3, अगर आपके पास में नहरें नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है, तो ड्रिप इरिगेशन में हम लोग कहते हैं कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे रहे हो तो उसके साथ में एक फर्टिगेशन टैंक नाम का एक उपकरण लगा होता है, जिसके माध्यम से हम तरह तरह के खाद हमारे खेतों में देते हैं। तो उस ड्रिप इरिगेशन के फर्टिगेशन टैंक की अगर बात की जाए तो 220 लीटर, 500 लीटर या 1025 लीटर के अलग अलग साइजेस में वो उपलब्ध है। अगर मैं 220 लीटर की बात करूं तो उसके अंदर 220 ml N, 220 ml P, 220 ml K आपको डाल देना है और उसके अंदर 220 लीटर पानी आपको दे देना है। और जैसे ही आप ड्रिप इरिगेशन शुरुआत करते हो तो सारी की सारी मित्र जीवात आपके खेतों तक पहुंचाई जा सकती है। अभी अगर कोई बोले कि मेरे पास में ड्रिप इरिगेशन भी नहीं है, नहरें भी नहीं है, अब मैं कैसे दे सकता हूं, तो हर किसान भाई के पास में अपना एक पंप जरूर होता है और अगर उस पंप का सामने का नोजल पूरी तरह से खोल दिया जाए तो हमें एक मोटी धार मिलती है। हमें क्या करना है, उस पंप के नोजल को पूरी तरह से खोलकर डायरेक्ट जड़ों के पास में इसको देना है, ताकि ये मित्र जीवात नीचे जाके अच्छी तरह से अपना काम कर सके। और जो भाई फलों की खेती करते हैं, ऑर्चिड्स में काम करते हैं, जैसे संतरे हो गए, कोकोनट हो गए और बाकी की कोई भी फलों की खेती, उसके अंदर हम लोग एक पानी का रिंग बनाया होता है जिसको कैरा कहा जाता है। तो जो 200 लीटर का ड्रम में हम लोगों ने द्रावण तैयार किया है, डायरेक्ट 1 लीटर के मग से लेके हमें उस रिंग के अंदर डाल देना है, ताकि ये मित्र जीवात नीचे जाके उस फल, उस आम के पेड़ को, संतरे के पेड़ को अधिक से अधिक मात्रा में NPK ये उपलब्ध करा सके और आपको अच्छे रिजल्ट मिले। एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जब भी फ्लावरिंग होती है, यानी जब फूल धारणा की शुरुआत होती है, उस समय हमें नत्र को बंद कर देना है, क्योंकि नत्र क्या करता है, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है, उसको वहां से कम करता है और जिसकी वजह से आपको देखने मिलता है कि फूल ये झड़ने की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जब भी आपको दिखे कि फूल धारणा हो गई है, उस समय नत्र को बंद कर देना है, ताकि आप, क्योंकि उस समय हमें वेजिटेटिव ग्रोथ यानी शाखाओं के विस्तार की कोई जरूरत नहीं होती। हमें जो मेन काम होता है वो P और K का होता है। तो ये P और K आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध हो और ज्यादा उत्पादन देने के लिए आपका खेत सक्षम बने। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसमें ऐसा क्या हुआ। आज अगर मैं किसानों से बात करता हूं, जब भी हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो आज हम लोगों के अंदर जंग छिड़ी हुई है। अगर मेरे बाजू का किसान 1 बोरी DAP डाल रहा है तो मैं 2 बोरी डालूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा उत्पादन चाहिए। पर असल में हो रहा क्या रहा है कि धीरे धीरे हमारे मिट्टी में इस क्षार की जो मात्रा है सिर्फ वही बढ़ रही है और
सारे के सारे पोषक तत्व ये जड़ों के माध्यम से शोषण नहीं कर पा रहे। तो एनपीके क्या करता है, आपके मिट्टी में जाकर ये जो भी तत्व मौजूद है उसको खींचकर जड़ों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे शेत के बारे में। अब शेत है क्या? हर कोई बोलता है सॉइल सॉइल सॉइल। मिट्टी ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो मिट्टी ये किसी भी एग्रीकल्चर का हृदय है, उसका हार्ट है। आज हम लोग जब भी किसानों से मिलते हैं, बात करते हैं, आप में से ही बहुत से लोगों से जब मैं मिलता हूं तो मुझे देखने मिलता है कि एक प्रश्न आप सबका कॉमन आता है कि आज मिट्टी सख्त हो गई है। अब ये मिट्टी सख्त क्यों हो गई या फिर ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आने लगे? तो इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोगों ने न जानते हुए अधिक से अधिक मात्रा में जो केमिकल इस्तेमाल किया है, उसके वजह से आज मिट्टी की उत्पादन क्षमता, उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम हो गई है। अभी मेरा एक प्रश्न आप सभी से है कि आप में से कितने लोगों ने हमारे खेतों की मिट्टी को एक बार तो भी छू कर देखा है? अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहली चीज वो बताती है कि आज वो कितनी ज्यादा सख्त हो गई है, कितनी ज्यादा हार्ड हो गई है। अब ये हार्ड होने का वजह क्या? तो हमारे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो गई है। साथ ही साथ एक उदाहरण मैं हमेशा पूछता हूं कि आज से 10 साल पहले अगर यहां से 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भी अगर बारिश हुई तो मुझे यहां पर बैठे बैठे पता चलता था कि कहीं तो भी बारिश हुई है, क्योंकि मिट्टी की एक अच्छी सुगंध मेरे तक पहुंचती थी, मुझ तक पहुंचती थी। पर आज वो नहीं हो पा रहा। तो ये सब कुछ हुआ क्यों? तो हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की जो अवस्थाएं होती है, 3 तरह की अवस्थाएं, फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक और बायोलॉजिकल यानी जैविक। ये तीनों की तीनों अवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है, जिस वजह से आज हमें चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। हम कितना भी खर्च करें हमें उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा। तो ये मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अवस्थाएं होती क्या है? अभी मैंने आपसे पूछा था कि कितने लोगों ने मिट्टी को एक बार तो भी छू कर देखा है। जब आप मिट्टी को छू कर देखते हो तो सबसे पहली चीज आपको मिट्टी बताती है वो सख्त हो गई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वो बताती है कि आज उसके अंदर हवा कितनी अच्छी तरह से खेल रही है, क्योंकि जड़ों को सिर्फ न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि हवा की भी जरूरत होती है। तो एसेंट ऑफ सैप यानी शोषण करने की प्रक्रिया में पानी ही नहीं खींचा जाता। अगर वहां पे हवा नहीं होगी तो पानी ये कभी जो पोषक तत्व है कभी खींचे नहीं जाते। तो मिट्टी जितनी ज्यादा नरम होगी, उसमें जितनी ज्यादा हवा खेलेंगी, उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी अवस्था होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अभी इसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण बोलता हूं कि हम लोग मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, हमेशा स्टोरी क्या होती है? एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, और हमेशा विलन ये हीरोइन को किडनैप कर लेता है और वहां पे प्रॉब्लम होती है। बराबर हीरो आता है, फाइटिंग करता है, उसको बचाता है। हमारे मिट्टी में जो हमारे सबसे अच्छे मित्र थे उसे हम लोग कहते हैं क्या? जो केचुए। वो क्या करते थे कि हमारी मिट्टी की केमिकल अवस्था को सुधारते थे, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कंटेंट बढ़ाने का काम करते थे। तो इस ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाने का काम होता कैसे कि जो भी हमारे जमीन में बचे हुए रॉ मटेरियल है, जो तन है, उसको कार्बन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी पोषक तत्व जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, इसको शोषण करने की प्रक्रिया फास्ट होती है। और जो हमारा शेत है वो क्या करता है, जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं उस समय एक फाइटो एंजाइम सीक्रेट करता है, जो क्या करता है प्लांट के साथ में आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो मिट्टी को नरम करते हैं, और जितने भी पोषक तत्व जो एक दूसरे के साथ में जुड़ गए हैं और जो आपके पौधों के द्वारा शोषण नहीं हो पा रहे, उनको वहां तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपकी जमीन जो होती है वो स्टेबल होती है, और जब आप 7 साल तक के कंटिन्यू शेड का इस्तेमाल करते हो तो ये हमारा बोलना है कि आप मात्र और मात्र गोबर खाद के ऊपर ही अपनी पूरी की पूरी खेती कर सकते हो। अभी जो आखिरी चीज है वो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी।
अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप में से कितने किसानों के खेतों में आज भी केचुए मिलते हैं, मेरे ख्याल से करीबन सिर्फ 2 या 3% ऐसे किसान होंगे जो बोलेंगे कि हाँ, आज मेरे खेतों में केचुए पर्याप्त मात्रा में है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि असल में ये केचुए गए कहां? तो हर कोई बोलता है केमिकल इस्तेमाल किए इसलिए मर गए। तो हम लोगों ने ये मर नहीं गए, हम लोगों ने मार दिए हैं, क्योंकि कोई अच्छा काम करता है वो हमें पसंद नहीं आता। तो इस वजह से जो शेत है वो क्या करता है, सबसे पहले तो आपके मित्र जीवा जितनी भी खेतों में उपलब्ध है उसको संरक्षण प्रदान करता है, जिसे हम लोग बायो प्रोटेक्टेंट कहते हैं। ये क्या करता है, जब भी आप आपके खेतों में इसे देते हो उस समय जितनी भी मित्र जीवात होती है, वो फिर एज़ोटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएसएम है, केचुए है, इनके इर्द गिर्द अपना एक सुरक्षात्मक कवच तैयार करता है, जिसकी वजह से कोई भी केमिकल वहां पे अगर डाला जाए तो उसका कोई बुरा परिणाम नहीं होता। और आपके खेतों में जो भी बायोलॉजिकल माइक्रोफ्लोरा है, जो भी हमारे मित्र जीवात है, वो अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं, फल फूल सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अभी शेत को इस्तेमाल कैसे करना है, तो अगर आप फोलियर जब एप्लीकेशन करते हो तो इसके फायदे क्या? बहुत बार बोला जाता है कि शेत को स्प्रे भी करना है। तो जब हम लोग शेत को स्प्रे करते हैं तो सबसे पहली चीज ये क्या करता है, पत्तों का जो विकास होता है, जो पत्तों की पूरी घेराव होता है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फास्ट हो जाती है। और सीधा सा सिद्धांत है, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा अन्न तैयार होगा, उतनी ज्यादा आपकी टहनियां मजबूत होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट जमा होगा, और जब फल धारणा होगी, अनाज भरेगा, तो ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके वजह से आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का अनाज, फल, सब्जियां ये मिलते हैं। तो जब आप स्टीम रिच शेत का इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे उत्पादन देने के लिए सक्षम करता है। अभी इसका इस्तेमाल करने का डोज क्या, तो अगर आप मिट्टी के माध्यम से दे रहे हो तो आपको 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको फोलियर एप्लीकेशन यानी छंटकाव के स्प्रे करना है तो हम लोग कहते हैं कि 1 ml प्रति लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। अभी इसको मिट्टी के माध्यम से देना है तो कौन सी तरीके से दिया जा सकता है, तो जो चीजें हम लोगों ने एनपीके के लिए देखी थी, सेम चीजें हम लोग शेत के लिए भी कहते हैं। एक बार मैं वापस आपके लिए वो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली मेथड जो हमारा गोबर खाद था, जिसके अंदर हम लोग पहले देखा था 40 ml जो यूज कर रहे थे आपका एनपीके, उसके अंदर हमको 50 से 60 ml शेत भी मिक्स कर देना है। और इन दोनों को मिलाकर अगर हम लोग गोबर खाद पे डालेंगे तो गोबर खाद की जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सुधर ही जाएगी, साथ ही साथ जितनी भी मित्र जीवात हम लोगों ने एनपीके के माध्यम से दी है उसको संरक्षण भी मिलेगा। और जब आप ऐसा गोबर खाद इस्तेमाल करोगे तो आपको उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेथड नंबर 2 जो हम लोगों ने देखी थी कि नहरों से जो लोग पानी भर रहे थे, तो अगर नहरों से पानी भर रहे हैं तो हमको क्या करना है कि जो 200 लीटर के ड्रम में हम लोगों ने 200 ml एन, 200 ml पी, 200 ml के डाला था, उसके अंदर 400 ml शेक भी डालना है। और जब नहरें हम लोग खोलेंगे उसके माध्यम से ये सारी की सारी मित्र जीवात हम लोग आसानी से हमारे खेतों तक पहुंचा सकते हैं। मेथड नंबर 3 कि अगर हमारे पास में ड्रिप इरिगेशन है तो जो 220 लीटर की टाकी थी उसके अंदर हमको 440 ml शेक, 220 ml एन, 220 ml पी, 220 ml के 220 लीटर पानी के साथ में मिलाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी हम हमारे खेतों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में जो पंप के माध्यम से दे रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि 15 लीटर का पंप है तो उसमें 15 ml एन, 15 ml पी, 15 ml के और कितना 30 ml शेक मिला देना है और उसे हम लोग दे सकते हैं। और जो आखिरी मेथड है जो हम लोग डायरेक्ट हमारे फलों को दे रहे थे, उसके अंदर अगर 200 लीटर के ड्रम में हम लोगों ने 200 ml एन, 200 ml पी, 200 ml के लिया है, उसके साथ में 400 ml शेक भी मिला देना है और उसको हम लोग दे सकते हैं, ताकि ये एनपीके और शेक एक साथ में अच्छी तरह से काम कर सके और आपको आने वाले समय में मिट्टी ये सॉफ्ट मिले, अच्छी मिले और आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उससे
ले सके। अभी शेत इस्तेमाल करते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप कोई भी केमिकल इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ये मित्र जीवात की जो मल्टीप्लीकेशन होने की क्षमता है, जो इसका विभाजन होने की जो क्षमता है, वो कम हो जाएगी, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो हम लोग सीधे से बोलते हैं कि उसको ना करें, और जो भी ड्रम आप इस्तेमाल करें उसको अच्छी तरह से साफ कर ले और उसके बाद में ही हमारा सॉल्यूशन द्रावण तैयार करें, ताकि आपको इजीली ये इफेक्टिवली आपको इस्तेमाल कर सके। इसके साथ में जब आप स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो बायो 95 का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से पत्तों के ऊपर चिपकी रहती है, मल्टीप्लाई अच्छी होती है और प्लांट्स की जो पौधे हैं उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। अब अगर हम लोग बात करेंगे रैपअप के बारे में, रैपअप क्या है? अगर हम लोग आज बात की जाए तो भारत में करीबन 56% किसानों को पता ही नहीं होता कि उनके खेतों में किसी भी तरह के कोई भी इन्फेक्शन आया है, और जब पता चलता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, या फिर हमें बहुत ज्यादा मात्रा में इन केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी भारत में करीबन 70% ऐसे किसान हैं जो सिर्फ रोगों की वजह से अपना पूरा का पूरा उत्पादन खो बैठते हैं। हम लोगों ने जब ये प्रोडक्ट बनाई तो हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं के साथ में मिले, बात की, ICAR हो गया, यहाँ की बहुत सारी नामांकित यूनिवर्सिटीज है उनमें गए, उनसे बात की, तो उनका कहना आया कि ये रोग हमेशा पहले स्टेज से ही हमारे खेतों में मौजूद होते हैं और तरह तरह के रोग हमारे खेतों में जो पौधे हैं उनको देते हैं। हम लोगों ने पूछा उनसे कि इनको रोका नहीं जा सकता क्या? तो उनका बोलना है कि अगर हम लोग उनकी सुरक्षात्मक प्रणाली को शुरू कर सके तो शायद हम लोग इन रोगों को रोक सकते हैं। अगेन नेटसर्व हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा रिसर्च करता रहता है, हमेशा नई चीजों को ढूंढने में लगा रहता है। तो हम लोगों ने हमारे रिसर्च के बलबूते पे कुछ ऐसी चीजें ढूंढ के निकाली जो आपके पौधे की सुरक्षात्मक प्रणाली को शुरू कर देती है। अभी मेरा एक प्रश्न है कि हमारे पौधों को दिमाग होता है क्या? पौधों को दिमाग होता है क्या? तो हर कोई बोलता है कि नहीं होता, पर हम लोग कहते हैं कि पेड़ों को अपना एक समझ होती है। अगर आपने देखा होगा जब भी बहुत ज्यादा धूप होती है उस समय, जब समर्स आते हैं, जो धूपकाला आता है, उस समय हर एक पेड़ अपना सारे के सारे पत्ते झड़ा देता है, नीचे गिरा देता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि पेड़ को पता होता है कि मेरे पास में सिर्फ पर्याप्त मात्रा में ही पानी उपलब्ध है, जो मैं ये 3-4 महीने का समय निकाल सकता हूं, और उसके अगर मैं उस समय मेरे पत्ते रखूंगा तो इसमें से इवापोट्रांसपिरेशन यानी बाष्पीभवन होके सारा का सारा पानी निकल जाएगा और मेरे पास में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं बचेगा। तो पौधा अपनी सुरक्षात्मक प्रणाली शुरू कर देता है और वो पूरे पेड़ को बता देता है कि आप सारे के सारे पत्ते गिर जाओ, जैसे ही मेरे पास में पर्याप्त मात्रा में पानी आएगा मैं वापस आपको खिला लूंगा। तो इसे कहते हैं किसी भी पेड़ की पौधे की सुरक्षात्मक प्रणाली। रैपअप उसी तरह से काम करता है। जब आप रैपअप का स्प्रे करते हो तो सबसे पहली चीज ये क्या करता है, इसके अंदर से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं वो आपके पौधे की सुरक्षात्मक प्रणाली को शुरू कर देते हैं और आपके पौधे को बताते हैं कि आने वाले समय में आपको तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, इसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसको रिकवर कैसे किया जाए? तो पौधा अपनी खुद की ही सुरक्षात्मक प्रणाली को शुरू कर देता है और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन उसके अंदर जाने से उसको रोकने में मदद मिलती है। अभी एक मैं उदाहरण तौर पे बात करता हूं। हमारे घर में कितने लोग होते हैं? 5 से 6 लोग होते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को सर्दी हो गई तो सारे के सारे लोगों को सर्दी हो जाती है क्या? तो नहीं, कोई तो भी 1-2 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनकी सुरक्षात्मक प्रणाली अच्छी होती है। अगर हम लोग पहले से
रैपअप का इस्तेमाल करते हैं तो हमें देखने मिलता है अगर हमारे बाजू के खेत में भी अगर कोई इन्फेक्शन आ गया तो भी वो हमारे खेतों तक नहीं आ पाता, क्योंकि हमारे पौधे उतने सक्षम हुए होते हैं। तो रैपअप इस तरह से काम करता है। अभी मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है, तो हम लोग देखते हैं कोई भी अगर पत्ता है उसके ऊपर कोई कीड़ा आके खाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, वहां पे एक गड्ढा तैयार हो जाता है, एक पंचर हो जाता है और उसमें से सारा का सारा द्रावण बाहर आता है, जिसे हम लोग सेल सैप कहते हैं। अब ये सेल सैप क्या होता है कि हमारे निसर्ग में तरह तरह के फंगस मौजूद है, वो उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और पूरे पौधे को विदिन 24 घंटे के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत हो जाती है। और एक बार वो उनके पूरे प्रणाली में चला गया तो उस पौधे को रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या फिर वो रिकवर अच्छे से नहीं हो पाता और हमारा जो होने वाला उत्पादन है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो रैपअप क्या करता है, जब आप रैपअप का इस्तेमाल करते हो तो ये पत्तों के ऊपर अपनी एक सुरक्षात्मक शील्ड तैयार कर देता है, एक परत बना देता है, और अगर कोई इंसेक्ट वहां पे खाता है तो उसके ऊपर ये परत मौजूद रहती है, जिसकी वजह से कोई भी फंगस उसके ऊपर ग्रो नहीं हो पाता, वो सेल सैप के कांटेक्ट में नहीं आता। उसके साथ ही ये क्या करता है, जितने भी फंगस के स्पोर्स होते हैं, जितने भी उसके अंडे होते हैं, ये उसी को खाकर अपने आप को बढ़ाता है। हमारे निसर्ग में करीबन हजारों तरह के फंगस उपलब्ध है। हमारे खेतों में, हमारे शरीर के ऊपर ये सारी की सारी चीजें होती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए रैपअप क्या करता है, जब भी आप रैपअप का इस्तेमाल करते हो तो ये उसके ऊपर उसको साफ कर देता है और उस ऊपर से हमारे शरीर जो पत्ते हैं उसके ऊपर अपना एक आवरण तैयार कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी फंगस उस पेड़ों के अंदर तक नहीं जा पाती और हमारे खेत ये सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद में ये क्या करता है कि जितने भी जो हमारे बैक्टीरियाज है जो इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं उसी के ऊपर मल्टीप्लाई होकर उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, जो भी आपके प्रॉब्लम से, उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो हमें जब रिसर्च कर रहे थे उस समय पता चला कि करीबन 70% रोग ये हमारे बीजों से आते हैं। अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूंगा, आप में से बहुत से लोगों ने चने का बीज देखा होगा, उसके ऊपर हमेशा एक पाउडर लगी होती है सफेद रंग की एक पाउडर जैसा हमें दिखता है। वो होता क्या है, तो सारे के सारे फंगस के स्पोर्स होते हैं, जो एक पर्याप्त सिचुएशन तैयार हो, ह्यूमिडिटी अच्छी मिले, पर्याप्त पानी मिले तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और जड़ों के माध्यम से वो आपके पूरे पेड़ को खराब कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, रैपअप को बनाते वक्त हम लोगों ने डिजाइन करते वक्त ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी और रैपअप को इस तरह से बनाया कि जब आप बीज प्रक्रिया से ही इसका इस्तेमाल करते हो तो ये आपके जो बीजों के ऊपर मौजूद जितने भी फंगस है उसको ही खाकर उसको साफ कर देता है। और जब आप आपके बीजों को बोते हो तो आपके पौधों को किसी भी तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। और हर 15 दिन में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको देखने मिलेगा कि आपके पौधे की सुरक्षात्मक प्रणाली शुरू हो जाती है और आने वाले समय में उसको किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन नहीं होते, जो आपको अच्छा उत्पादन देने में मदद करते हैं। अभी बीज प्रक्रिया कैसे की जाती है, जिस तरह से हम लोगों ने स्टीम रिच की बीज प्रक्रिया की थी, सेम उसी तरह से हमको रैपअप से भी बीज प्रक्रिया करनी है। अगर हम लोग 1 ml स्टीम रिच ले रहे हैं तो 2 ml हमको रैपअप लेना है 1 लीटर पानी में। और जो भी बीज है जिनका आवरण जो कवच है वो सख्त है, उसको 10 से 15 मिनट तक उसमें डुबोए रखना है और उसको निकालकर छांव में अच्छी तरह से सुखाकर हम लोग बोने के लिए, सोइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बीजों का आवरण पतला है, जैसे मूंगफली हो गई, उसके ऊपर हमें 1 लीटर पानी में 1 ml स्टीम रिच और 2 ml रैपअप लेके स्प्रे कर देना है, उसको हल्के से सुखा देना है और उसके बाद में इसे हमें बोने के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो हर 15 से 20 दिन बाद में रैपअप का स्प्रे होना चाहिए।
और उसका जो डोज है वो हम लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 2 ml रैपअप 1 लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है। यानी 15 लीटर का अगर आपका पंप है तो उसके अंदर 30 ml रैपअप आपको लेना है, ताकि आप इजीली आपके पौधों के ऊपर इसकी सुरक्षात्मक कवच तैयार कर सको और आपके पौधों को किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो। साथ में रैपअप इस्तेमाल करते वक्त 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, और वो क्या? बहुत बार ये प्रश्न आता है, सर रैपअप और शेत एक साथ में मिलाकर यूज कर सकते हैं? तो नहीं, रैपअप और शेत की जितनी भी जीवात है, मित्र जीवात है, वो एक ही प्रजाति की होने की वजह से अगर हम लोग इसको मिक्स कर देंगे तो ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। ये दोनों आपस में ही लड़ती रहती है कि मैं काम करूं या फिर मैं काम करूं, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो हम लोग साफ तौर पे कहते हैं कि जब भी आप रैपअप का इस्तेमाल करना हो तो आप शेत उसके साथ में ना मिलाए या फिर उसको अलग से इस्तेमाल करें, ताकि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, रैपअप इस्तेमाल करने के बाद में एटलीस्ट कम से कम 24 घंटे के लिए किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी केमिकल का इस्तेमाल करोगे तो ये वापस से मित्र जीवात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो मल्टीप्लाई होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग कहते हैं या फिर जो पूरा आवरण तैयार होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो अगर आप रैपअप को इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा से ध्यान रखना है एटलीस्ट 24 घंटे तक किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हमें इस्तेमाल नहीं करना है।